देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हो चुके हैं। जी हाँ, 78 साल, जिनमें हमने ख्वाब भी देखे, कुर्बानियां भी दी और बार बार एक ही सवाल सामने आया कि हम माशी तौर पर कहाँ गलत हैं या कहाँ सही। आज का प्रोग्राम सिर्फ इल्ज़ाम तराशी नहीं बल्कि एक जायजा है कि किन फैसलों, किन हुकूमतों और किन पॉलिसियों ने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया और किस मोड़ पर हम खुद अपनी कमजोरी बन गए। 1947 से आगाज करते क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क के पास ज़र मुबादला ना होने के बराबर था। डॉलर की कीमत तकरीबन 3.3 रुपए थी और कुल बैरूनी कर्जा $1 अरब से भी कम था। ये वो वक्त था जब मईशत छोटी थी मगर सिमत वाज़े थी। 1950 की दिहाई में सनती बुनियाद रखी गई, लेकिन दिफाई अखराजात और मनसूबाबंदी के अदम तसलसल ने कर्जों का रास्ता खोला। दिहाई के इख्तिताम तक डॉलर तकरीबन 4.7 रुपए और बैरूनी कर्जा तकरीबन $2 अरब हो चुका था। इसका मतलब है कि हमने शुरू से ही कर्जों पर इन्हिसार किया। 1970 की बात करें, उस दिहाई में नेशनलाइजेशन आई। नीयत शायद मसवात की थी मगर अमल ने सरमायाकारी को खौफजदा कर दिया। 1969 तक डॉलर 9.9 रुपए और कर्जा $10 अरब से तजावज कर चुका था। सियासी अदम इस्तेहकाम की दिहाई, बार बार हुकूमतें बदली, पॉलिसियां बदली और कर्जा मामूल बन गया। 2008 तक डॉलर 7 रुपए और कर्जा $45 अरब था, लेकिन बुनियाद फिर भी कमजोर रही। 2018 तक डॉलर 125 रुपए और मजमूई बैरूनी कर्जा $95 अरब के करीब पहुंच गया। आज डॉलर 280 रुपए से तजावुज कर चुका है, जबकि पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा $130 अरब से तजावुज कर चुका है। जबकि 2025-26 के दौरान तकरीबन $25.9 अरब के गैर मुल्की कर्जों की वापसी वाजिबुल अदा है। माली साल 2025 की इब्तिदा में बैरूनी कर्जों और ग्रांट्स में 13.64% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्की कर्जों का मजमूई हजम 76,000 अरब रुपए से जायद है, जिसमें बैरूनी और अंदरूनी दोनों कर्जे शामिल हैं। सवाल ये नहीं कि कर्जा क्यों लिया गया, सवाल ये है कि क्या हमने कर्जे से मईशत खड़ी की या सिर्फ निजाम चलाया। आगे की सिमत क्या हो सकती है, अब सवाल ये है। और सवाल ये है कि हमने मौजूदा हुकूमत में जो जलसों में बेशक माशी बेहतरी के नारे लगाए हैं वो रिकॉर्ड में है भी या नहीं। इसी पे बात करते हैं मजीद कि वजारत इक्तिसादी अमूर की माहाना रिपोर्ट को नजर डालते हैं और उसकी तरफ चलते हैं। जी, तो मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता 6 माह में 1254, जी हाँ, ये स्क्रीन पर आपकी आ रहा है, अरब रुपए का बैरूनी कर्जा ले चुकी है। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 29% यानी 280 अरब रुपए ज्यादा कर्जा लिया गया। जुलाई से दिसंबर के दरमियान पाकिस्तान को 17 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मिली। जुलाई से दिसंबर मजबूरी तौर पर बैरूनी जराए से 1272 अरब रुपए की रकम हासिल हुई। जहन में ये चीजें जरूर रखें कि पाकिस्तान को इस दौरान IMF से मिलने वाला कर्जा इसके अलावा है, जो अभी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 170 अरब रुपए की ऑयल फैसिलिटी दी। इस्लामी तरक्याती बैंक की बात करें तो उसने पाकिस्तान को 137 अरब रुपए कर्ज दिया और रवा माली साल मजमूई तौर पर 5,777 अरब कर्ज लेने का तखमीना है। क्या ये मुल्क हमेशा दरामदी मईशत, आर्जी बेलआउट्स और आने वाली नस्लों पर डाले गए कर्जों पर चलेगा? बहुत बड़ा सवाल। या कभी हम ये मानेंगे कि असल मसला बाहर नहीं, फैसलों के जो असर हो रहे हैं कमरों के अंदर उसमें है? क्या हम मुश्किल सच कबूल करने को तैयार हैं? क्या हम अपनी मईशत को सियासत से अलग कर सकते हैं? क्या रियासत, अशराफिया और अवाम एक ही बोझ उठाने को तैयार हैं? और फिर सवाल ये भी है कि फिर अगले 10 साल बाद हम इसी प्रोग्राम में इसी मौजू पर मजीद बढ़ते हुए कर्जे और मजीद महंगे डॉलर के साथ क्या बैठे होंगे या फिर मसला हल होगा? इसी सब पे बात करेंगे। जी, मेरे साथ आज मौजूद होंगे पैनल में बिजनेस कम्युनिटी से मेहमान और उनकी जानिब चलूंगी। मेरे साथ बैठे सलीमुज़्ज़मान साहब हैं, CEO हैं काइट डेवलपमेंट के, उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सलीमुज़्ज़मान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ बैठे हैं जी सैयद तलहा अली हैं, नायब सदर हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया तलहा फॉर ज्वाइनिंग अस, आप दोनों मौजूद मेहमानों का कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट मामला आज का मईशत के हवाले से हम बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं जब भी कोई मुल्क के अंदर जैसे ही कोई इंसिडेंट भी आता है, कोई खतरनाक मामला भी होता है, तो उसके बाद भी सारे जो ताजिर बरादरी है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, जो कि इस वक्त मुल्क के मईशत के पहिए को भी चला रही है। अब सवाल ये कि पाकिस्तान ने क़याम के फ़ौरन बाद खुद इन्हिसारी का क्या रास्ता छोड़ा है
और फिर जो हम जिस तरह से लेके चल रहे हैं चीज़ों को, डू यू रियली थिंक, सलीम सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी, कि क्या ये सिमत हमारी ठीक है, और अगर ये सिमत रहती है जो कि अभी मौजूदा सिमत है, तो उससे हम मसला हल कर सकते हैं अपनी मईशत का? थैंक यू रिदा। आपने जो तारुफ दिया उसके अंदर आपने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक बात ही बताई कि हमने जो हमारी डायरेक्शन थी वो किस तरफ चली गई, हमने क्या अपनी जो कर्जे लिए, कर्जे अगर कभी किसी कंट्री को ज़रूरत पड़ती है, बल्कि इनफैक्ट अगर आप देखें कि IMF का जो प्रोग्राम है, IMF का प्रोग्राम भी कंट्रीज़ अगर उनको लेना पड़ता है तो वो अपनी कंट्रीज़ में जहाँ पे उनके यहाँ कोई रिफॉर्म्स करने होते हैं तो वो रिफॉर्म्स के लिए होते हैं कि अगर वो किसी जगह पे स्टक हो रहे होते हैं या ऐसी कोई डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जिसको करने के बाद उनकी इकोनॉमी, उनकी मईशत तेज़ हो सकती है, तो क्या हमने उस डायरेक्शन में पैसा स्पेंड किया या हमने अपने निज़ाम को चलाने के लिए वो पैसा स्पेंड किया। आज की तारीख में अगर आप देखिए, हम अपने जो कर्जा ले रहे हैं वो कर्जे का हमारा जो पोर्शन होता है वो कहाँ जाता है, हमारा कर्जे का एक बड़ा पोर्शन जाता है डेट सर्विसिंग के अंदर, यानी जो हमने माजी में कर्जे लिए हैं उनको उतारने के अंदर, और उसके बाद जो मजीद होता है वो हम कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा देते हैं, और अगर उसके बाद कुछ बचता है तो वो हम ऐसी जगहों पे लगाते हैं जहाँ पे उसकी एक्चुअल नीड होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको अपनी इकोनॉमी को अपने पाँव, उसके पाँव पे खड़ा करना है, तो इकोनॉमी को पाँव पे खड़े करने का एक ही तरीका है कि लोकल इंडस्ट्री को आप प्रमोट करें, उसको बूस्ट करें, उसके लिए ऐसा साजगार माहौल क्रिएट करें कि आपकी जो इकोनॉमी, आपकी जो इंडस्ट्री है वो थ्राइव करे, वो ग्रो करे। और जब इंडस्ट्री आपकी, इकोनॉमी आपकी ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होती है, टैक्सेस की मद में आपके पास कितने रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, आपके पास आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कहाँ की कहाँ जाती हैं। अब हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली इस तरह एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टैक्सेस की भरमार है, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि हमारे लिए इस वक्त ऑपरेट करना लिटरली इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी बात नहीं करता, इंडस्ट्रियलिस्ट को तो कहा जाता है कि वो हर वक्त अपना कोई ना कोई गिला शिकवा करते ही रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक इंडिपेंडेंट सोर्स की रिपोर्ट बताऊं तो परसों के अखबार में, एक बड़े अखबार में पाकिस्तान के एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट थी कि जो हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 34% ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रीजनल कंट्रीज। यानी 1%, 2%, 5% की हम बात ही नहीं कर रहे, 34% अगर हमारी जो रीजनल कंट्रीज है उससे कॉस्ट ज्यादा है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि हम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। इतनी बड़ी एक डिफरेंशियल कॉस्ट के साथ ऑपरेट करना, इससे आप इंडस्ट्री को उसके पांव पे खड़ा नहीं कर सकते। नतीजतन क्या होगा कि आप इंपोर्ट्स की तरफ जाएंगे। ज़ाहिर है, जब आप अपनी लोकल डिमांड को पूरा नहीं कर सकेंगे या लोकल डिमांड को आप उस कॉस्ट में पूरा नहीं कर सकेंगे जिस कॉस्ट में होना चाहिए, जब आप इतनी महंगी प्रोडक्शन करेंगे तो आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी जो है वो क्रैप्स की तरफ जाएगी। मैंने आपसे टैक्सेस का जिक्र किया, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक इसमें बताना चाहूँगा। देखिए, टैक्सेस इंडस्ट्री देती है, और मेरे ख्याल अगर कोई पे कर रहा है टैक्सेस सही मानों में तो वो शायद आपकी इंडस्ट्री ही टैक्सेस पे कर रही है। तो इंडस्ट्री जो टैक्सेस पे कर रही होती है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेस को सिंप्लीफाई करें, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें, टैक्स जमा कराना आसान बनाए। हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि अभी चंद दिनों पहले की बात है, चंद दिनों पहले एक नया टैक्स भी लागू कर दिया गया जिसको शायद आपके इल्म में यकीनन आया होगा, CSR टैक्स के नाम से। अब उससे पहले सुपर टैक्स आया था, सुपर टैक्स आया था। अब वो सारे टैक्सेस तो खैर अपनी जगह जालिमाना थे ही, लेकिन अब जो CSR टैक्स आया, अगर आप इसको देखिए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होती है कि इंडस्ट्री अगर कोई प्रॉफिट अर्न कर रही है तो इंडस्ट्री अपने प्रॉफिट में से उस इलाके के लिए जहां पे वो ऑपरेट कर रही है, जहां पे जिस मुल्क में वो ऑपरेट कर रही है, तो उसकी फलाह बहबूद के लिए अपनी खुशी से कोई स्पेंडिंग करें। उसको अब एक फिक्स टैक्स दे दिया गया कि आपके प्रॉफिट पे इतने % आपका फिक्स टैक्स होगा, और वो फिक्स टैक्स मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट का कोई इदारा आपके पास आएगा। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या हम चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बिजनेस करना है यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, या हम बिजनेस करने को मजीद कॉम्प्लिकेट पे कॉम्प्लिकेट किए जा रहे हैं। आज की तारीख में हम लोकल इंडस्ट्री जो है हमारी, हम उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो आप बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को या जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं उनको यहाँ पे लेके आने की तो आप बात छोड़ ही दें। जो आपका लोकल इन्वेस्टर है आज की तारीख में वो अपनी जो कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस है वो कैरी नहीं कर पा रहा। राइट, बिल्कुल सही है, और ऐसे ही है। मैं जाऊँगी सैयद तला अली की जाने भी। तला, आप भी यकीनन एक यंग उसमें बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा हैं और आप ऑफकोर्स नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि 78% पॉपुलेशन हमारी यंग यूथ है, और हमेशा हम बात करते हैं प्रोग्राम में इसलिए क्योंकि हमारा फ्यूचर वही है। तो हैविंग सेड दैट, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? हमने सनत खड़ी की है या सिर्फ अदाद शुमार में ही हमने लोगों को उलझा के रखा हुआ है? देखें, जैसा सलीम भाई ने कहा कि
कि हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी का इशू है। साला साल जो है ऐसी पॉलिसीज़ बनती रहीं जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए तो बड़ी सही थी, बट लॉन्ग टर्म कोई उनका सॉर्ट ऑफ बेनिफिट नहीं था। तो हमें सबसे पहले तो आपने कहा कि मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन इज़ कंप्राइजेज ऑफ यूथ, तो वी नीड टू मेक अ पॉलिसी 10 साल की, 20 साल की, जो बड़े आपको पता है डेवलप्ड मुल्क हैं, इवन जो डेवलपिंग इकॉनमीज़ हैं, हिंदुस्तान ले लें या और भी हमारे जो हमसाया मुल्क हैं, वो अपनी अगली 50 साल की पॉलिसी बना के चल रहे हैं, भले अब वो एनर्जी के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो। और आपको पता है कि ओवरनाइट कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं ज़्यादा। तो अनलेस कि हम अपने जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं उनको हम सही मायनों में सही तरीके से यूटिलाइज़ करें, हम सही पोटेंशियल पे रीच ही नहीं कर सकते। अभी हमारी कुछ दिन पहले SSGC के कुछ नुमाइंदों से मीटिंग हो रही थी, तो जिक्र हुआ कि हमारे पास गैस की इतनी बड़ी रिसोर्स अवेलेबल थी जिसको हमने इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। और अगर उसको हम इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं तो आज इन 2025-26 हम एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस होता, बट अनफॉर्चुनेटली उसको हमने वही शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए मतलब कंजम्पशन में डाल दिया, कंज्यूमर्स हाउस होल्ड्स की कंजम्पशन में उसको ज़ाया कर दिया और हम अपना वो बेस स्टैब्लिश ही नहीं कर सके। इसी तरीके से लातादाद ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनको हम आज भी ज़ाया कर रहे हैं। और बात वही आ जाती है कि जब तक हम एक मुश्तरका तौर पे बहैसियत कौम एक कलेक्टिव अपना एक पाथ नहीं बनाएंगे, हम उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। एक कलेक्टिव पाथ नहीं बनाएंगे तो अचीव नहीं कर सकते। सलीम, वापस आपकी तरफ आती हूँ। सलीम, अब एक हमने देखा माजी में नेशनलाइजेशन भी हुई, हमने देखा कि हम जो है वो कर्जे भी लेते रहते हैं बैरूनी, और इतने कर्जे हम लेते हैं कि वो कर्जों को चुकाने के लिए भी हमें फिर कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये एक अलग ट्रेंड है हमारे पास। फिर जो हुकूमतें आती हैं वो कहती हैं कि नहीं जी हमने बचाया, लेकिन फिर वही वाली बात है, अगर आपने बचाया तो फिर लोग किस तरह से जो है वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। और फिर अभी जो हमने बात की कि रीजन के अंदर पूरे हमारा सबसे ज़्यादा टैरिफ जा रहा होता है गैस का, बिजली का, फिर हम कम्पीट कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि जी बांग्लादेश इसी चक्कर में आगे जा रहा है, हम देख रहे हैं जी चाइना इसी चक्कर में आगे जा रहा है। हमारे पास जो टैरिफ हम दे रहे हैं वो इतने जो है वो कंज्यूमर फ्रेंडली ही टैरिफ नहीं है कि जिसकी वजह से हम उस मार्केट में हम उतर सकें। फिर एक चीज, फिर हम ये करते हैं कि हम जो इम्पोर्ट पे बैन कर देते हैं, कुछ नहीं पता चलता, मतलब हम कुछ नहीं सोचते, आउट ऑफ नोवेयर हमें वन फाइन डे नजर आता है कि जी हमने बस ये कर देना और फिर वो इतना स्ट्रिक्ट होके वो चीज हो रही होती है कि पता ही नहीं चल रहा होता। तो जो ग्रोइंग इकोनॉमीज है, अगर हम वहां देखें तो लोग ये कहते हैं कि जी वहां पे कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी पॉलिटिकल जो है सेटअप आ जाए या कोई भी हुकूमत आ जाए, लेकिन वहाँ की जो पॉलिसीज है उनमें इतनी कंसिस्टेंसी होती है इकोनॉमी को लेके कि जी कोई उसको छेड़ नहीं सकता। लेकिन हमारे एक इशू ये भी तो है कि हम फला को नहीं छेड़ सकते, उसको नहीं छेड़ सकते, इसको नहीं छेड़ सकते। तो फिर जब हम अकाउंटेबिलिटी में नहीं लाएंगे साथ में, तो फिर हम इकोनॉमी को कैसे लेके चलेंगे? कि लगता तो ये कि अब अपेरेंटली फील ये होने लगा है 78 सालों के बाद कि अगर आपको इकोनॉमी ग्रो करनी है तो आपको अकाउंटेबिलिटी भी अक्रॉस द बोर्ड चाहिए होगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ए जो है वो 10 रुपए देगा टैक्स में तो बी जो है वो कोई भी टैक्स नहीं देगा उसी चीज पे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से मुत्तफिक हूँ। देखिए, हमने इंडस्ट्री की तरफ से आपको यकीनन कई मरतबा एक आवाज़ सुनने में आती है कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया, हमने मुख्तलिफ चार्टर्स बनाए और हमने उन पर काफ़ी हद तक कई चीज़ों में हमने अमल भी किया। दिस इज़ द टाइम कि अब हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमारा एक होना चाहिए कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, उसके लिए आप तमाम स्टेक होल्डर्स को आप बैठाइए। इंडस्ट्री के अंदर भी जितने डिफरेंट आपके सेगमेंट्स हैं आप उनको एक टेबल पे बैठाइए। उसके अंदर जो गवर्नमेंट वाले हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं, वो सारे के सारे एक जगह पे आके बैठे हैं विद वन क्लियर माइंडसेट कि हम आज जो पॉलिसी बनाने जा रहे हैं वो हमारी पॉलिसी जो है वो हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई ऐसी पॉलिसी बने जिसमें मेरा फायदा हो, इनका नुकसान हो, या इनका फायदा हो, मेरा नुकसान हो, तो हम उसमें ये देखें कि हमारा मुल्क का लॉन्ग टर्म में फायदा किसके ऊपर है। कुछ जगहों पे किसी न किसी के कॉम्प्रोमाइजेज होंगे, लेकिन करके एक दफा जब पॉलिसी बन जाएगी और लोगों को जब ये पता चल जाएगा कि ये पॉलिसी जो आज बन गई है इसको आने वाली कोई भी गवर्नमेंट आए वो उस पॉलिसी को मूव नहीं कर सकते। मतलब एक्स की गवर्नमेंट आए, वाई की गवर्नमेंट आए, जेड की गवर्नमेंट आए, जो भी गवर्नमेंट आ जाती है, जो हमारी एक पॉलिसी बन गई है वो पॉलिसी इकोनॉमी के हवाले से वो पॉलिसी चेंज नहीं होगी।
तब जाके आपके यहाँ पे इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल होगा। और ये प्रोसेस भी बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि लोग इसको आप देखेंगे आज की तारीख में, जो बाहर की दुनिया की तो हम बात छोड़ दें, बाहर की दुनिया तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ों की पूरी हिस्ट्री उठा के देखी होती है। हमारे जो अपना लोकल इन्वेस्टर है उसको भी ये ट्रस्ट नहीं है। उसको ये होता है कि आज मुझे ये रिलीफ मिल गया तो मुझे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज से 5 साल के बाद जब दूसरी हुकूमत आएगी तो ये रिलीफ रहेगा, या जो उनकी पार्टी के लोग जिस कारोबार के अंदर हैं तो ये शिफ्ट होके सारा का सारा रिलीफ वहां पे चला जाएगा और उसके बाद फिर जो मेरी इंडस्ट्री है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो जब तक ये लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आज जो इकोनॉमी बनी है, एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनी है, ये लॉन्ग टर्म में चलेगी और ये 25-30 साल 50 साल जितने अरसे के लिए भी पॉलिसी बनाई गई है, अनटिल एंड अनलेस के कोई इंटरनेशनल सिनेरियो से जो है तो उसके हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए चेंज हुई तो हुई, वरना ये पॉलिसी जो है कंसिस्टेंसी के साथ चलेगी। तो जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड नहीं बढ़ेगा। आपके आज आप देखिए ना कि हम बात करते हैं कि गैस के ऊपर अभी बात हुई कि गैस जो है वो हमारे पास ज़खायर इसके मौजूद हैं। अब हमें पता चलता है कि जी गैस के पाकिस्तान के पास 100 साल के ज़खायर मौजूद है, हमें बताया जाता है। ऑल ऑफ अ सडन नई गवर्नमेंट आती है, वो बताती है कि जी गैस के तो हम सारे रिसोर्सेज ही एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने उस जमाने में अभी तक पढ़ाया जा रहा है टेक्स्ट बुक जी बिल्कुल तो जिन लोगों ने उस जमाने में पावर प्लांट्स इसके ऊपर लगा लिए, अब वो पूरे पावर प्लांट्स लोगों ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा दी। आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। एग्जैक्टली तो लोगों ने अरबों रुपए की उस पर इन्वेस्टमेंट कर दी। ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चलता है कि जी हमें जो बताया गया था बात वही गलत थी, वो एक मसलिहतन बताई गई थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे कौन आके इन्वेस्ट करेगा? आपका लोकल इन्वेस्टर नहीं चला पाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। चलो आपकी तरफ आ रही हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग एक मेरे जहन में सवाल आ रहा था आपके लिए, क्योंकि जैसे तो आपकी भी जनरेशंस बिजनेस के अंदर है ना। उस दिन हमारे प्रोग्राम में ये हनीफ गौहर और ये सारे अहमद नजीम भाई ये लोग सारे आए हुए थे एंड वी वर डिस्कसिंग एक बड़ा अच्छा पॉइंट दे वर रेजिंग कि जी मसला तो अब ये है ना कि जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ से, वो हो ही इसलिए रहा है क्योंकि जो सिस्टम बन चुका है वो इतना डिफिकल्ट है कि उसके अंदर सरवाइव करना भी यंगस्टर्स को बहुत मुश्किल है बिजनेस में, क्योंकि उनको तो सीधा सीधा काम करने की आदत है ना कि जी लाइन में लग के डिसिप्लिन के साथ आपने काम कर लिया। उनको क्या पता कि जी ब्राइब क्या, उनको क्या पता कि सिस्टम क्या, उनको क्या पता कि जी वो प्रेशर्स क्या है। तो बिकॉज यू आर लाइक इनटू इट और आपकी भी जनरेशन फादर एंड देन एवरीबॉडी इज लाइक इनटू इट, तो हाउ डू यू कंपेयर दैट कि जो माजी में जिन लोगों ने क्या वही पॉलिसीज चलती आ रही हैं, क्या कोई शिफ्ट आप देखते हैं? और अगर ऐसे ही रहा तो आपसे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है क्या वो सरवाइव कर सकेगी इस सिस्टम के अंदर? देखें, ब्रेन ड्रेन की आपने बात करी। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक मिनिस्ट्री से बात हो रही थी। हाँ। और उनका मौक़िफ़ ये था कि जितनी हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है वो एक मुल्क का एसेट है और जितना वो बाहर जाएगा उतनी हमें रेमिटेंसेस आएंगी। मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्ररी ओपिनियन है और यकीनन बहुत सारी यूथ जो इस मुल्क में रहना चाहती है उसका ये ओपिनियन है कि जितना आपका स्किल्ड एजुकेटेड यूथ यहाँ पे रहेगी, वो अगर बाहर से $1 की रेमिटेंस भेजती है तो वो अगर यहाँ रहेगी तो मे बी वो $10 की एक्सपोर्ट में वैल्यू ऐड कर सके। right. तो ब्रेन ड्रेन एक तो कभी भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती मुल्क के लिए। सबसे पहले तो हुकूमती लेवल पे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, डिस्करेज भी करे और अंडरस्टैंड भी करे। बिल्कुल। हाँ। और जब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तब डेफिनेटली उनकी पॉलिसीज़ वही होंगी जो आमादा करें यूथ को टू स्टे इन दिस कंट्री फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। अच्छा, दुनिया में एक आपको रुझान दिखता है कि लोग दे मूव अराउंड ग्लोबली, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में ये रुझान है, बट नेवरदलेस वी नीड टू डिस्करेज इट। सेकेंडली ये कि देखें जो यूथ है ना वो हमारी एक बड़े मुख्तलिफ डायनामिक्स के थ्रू आगे आ रही है। उनके पास आज सोशल मीडिया की रसाई है, उनको दिखता है कि दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना हमारे से पुरानी जनरेशन्स वोकल थी उससे मे बी 10 टाइम्स मे बी इवन 100 टाइम्स ज़्यादा वोकल ये अब जो आज की जनरेशन है, जो फर्दर जो हमसे भी ज़्यादा छोटे हैं या अपकमिंग यूथ जो है, तो वो हमसे भी ज़्यादा वोकल हैं और वो दे वोंट एक्सेप्ट sort of the system, the injustice in the system, and they will speak out. और देखें जो हुक्मरान हैं या जो इस मुल्क को चला रहे हैं, I think they should, to be honest, fear that day. Policy makers should understand this. They should understand and they should fear, to be honest, the day के जब youth एक सिस्टम के थ्रू
अपना हक लेने के बजाय कुछ एक्सट्रीम मेजर्स पे जाती है, जो कि हमें दुनिया में दिखता है ये रुझान। तो यूथ के हवाले से तो देखें ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली ये कि बहुत ज़रूरी है कि हमारी ट्रेनिंग, हमारी एजुकेशन इस तरीके की हो कि जिसमें हमारा यूथ कम्पीट भी कर सके इंटरनेशनली। देखें दिस इज द पॉइंट एग्जैक्टली जी, इवेंचुअली एक्सपोर्ट्स और क्योंकि देखें आपका अगर इकोनॉमी की, इफ़ यू अलाउ मी, इकोनॉमी का आपका जो मसला है ना, वो साइक्लिकल इशू ये है कि आपके पास आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं है एंड यू आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट, और उसकी वजह से आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो करने लगती है तो आपके ऊपर करंट अकाउंट का डेफिसिट इतना बड़ा आ जाता है कि आप उस इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर सकते। तो आपका इशू इज एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मोस्ट क्रिटिकल चीज़ है कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स कितनी वेल ट्रेंड, कितनी वेल एजुकेटेड और एट पार है विद इट्स कंपेटिटर्स इंटरनेशनली। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि जब तक वो उसको लॉन्ग टर्म एक विजन के तहत, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत उनको वो ग्रूमिंग नहीं दी जाएगी, तब तक आप ना एक्सपोर्ट अचीव कर सकते हैं, ना आप वो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमी टू हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। राइट सर, हाउ डू यू सी कि क्या हम कभी, व्हाट इज योर एनालिसिस अगर मैं कह दूं बल्कि कि क्या हम कभी आईएमएफ से जान छुड़ा सकेंगे? हालांकि मैं ये सुनती हूँ, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, आई वाज प्रीवियसली इन बलोचिस्तान एज वेल, और हर तरफ हम खुद भी इतना ट्रैवल करते हैं, मुझे कोई some people, like of course we have so many sources, some people were telling me someday, one fine day through my sources कि ये पाकिस्तान में जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है उनमें कुछ लोग ऐसे हैं, इतने रिच है कि वो अगर चाहे तो एक सेकंड में आईएमएफ का जो है ना पे ऑफ कर सकते हैं लोन सारा, और वो जो है ना ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो क्या ये हमने इसको मैनेज किया हुआ है सारी चीज़ों को, या हम करना नहीं चाह रहे, हमारी विल नहीं है? और क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो हमारे पास क्यों कंट्रीब्यूशन करने के लिए उन लोगों तक अप्रोच क्यों नहीं है, और क्या हम कभी आईएमएफ के कर्जों से बाहर निकलेंगे? देखिए, जिस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया ना कि हमें आईएमएफ के कर्जों से बाहर निकलना है, हम क्यों नहीं निकलेंगे, हम निकल जाएंगे। बट ये तो खैर बहुत सारी बातें होती हैं कि जो है वो फलाने बिजनेसमैन के पास इतना पैसा है, वो अकेला चाहे तो उसको दे दे। अब अमेरिका पे ऑफ कर दे। अमेरिका की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का अमेरिका के ऊपर लोन है। हाँ। अब वो वहाँ पे आपको पता है कि हमारे यहाँ तो कोई बिलियनियर्स की तादाद ही नहीं है जितनी बड़ी तादाद बिलियनियर्स की अमेरिका के अंदर है। नॉट अमेरिका, बल्कि हमारे दुश्मन मुल्क में भी है। हर जगह जी बिल्कुल। तो मतलब ये हमारे दुश्मन मुल्क में भी बड़े बड़े भाई टाटा, अंबानी, रतन टाटा, ये सारे नाम तो होते ही हैं ना। एक ये बात यहाँ पे आगे तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी एक तबसरा करना चाहूंगा। हाँ, या हम बताते नहीं, हम छुपा के रखते हैं इसलिए हमारे नाम नहीं आ रहे। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे यहाँ एक माइंडसेट है। अच्छा, ओके। हमारे एक बड़ा माइंडसेट ये है कि अगर कोई पैसा ज्यादा कमाने लगता है, कोई ग्रो होने लगता है, तो सब लोग उसके अगेंस्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेग पुलिंग, एब्सोल्युटली, जेलसीज, और उसमें एब्सोल्युटली आप यहाँ तक देखें कि उसमें जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो भी उसके अगेंस्ट ऐसे चलना शुरू हो जाता है कि जैसे उसने कोई जुर्म किया है। हालांकि अगर कोई कारोबारी आदमी पैसा कमा रहा है और अगर वो आपके मुल्क में रह के पैसा कमा रहा है तो वो क्या करेगा, वो उसको अगर मुल्क में एक साजगार एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको इंकरेजमेंट मिलेगी, वो 1 से 2 इंडस्ट्री लगाएगा, 2 से 4 करेगा, 4 से 8 करेगा, वो अपनी बेस को अपने मुल्क के अंदर एक्सपैंड करता है। और ये हमने हर जगह, हर और कंट्री के अंदर फिनोमेना देखा है। लेकिन यहाँ पे जो शख्स ऊपर जाने लगता है उसको टांग पकड़ के घसीट के उसको नीचे लेके आ जाया जाता है, और जब वो उसको नीचे लेके आता है तो नेचुरली फिर वो वेन्यूज ढूंढता है, दूसरे वेन्यूज, दूसरी कंट्रीज के अंदर जाके कोशिश करता है कि मेरी इंडस्ट्री जो लगी हुई थी उसके साथ तो उन्होंने इतने सारे महकमों ने इतने सारे ज्यादतियां कर दी कि मुझे उसको शट डाउन करना पड़ा, तो नेचुरली वो फिर दूसरी जगहों पर जाने की बात करता है। तो जो हमारे यहाँ बिलियनर्स की तादाद है वो तो प्रैक्टिकली इसी वजह से ना होने के बराबर है। आप देखें कि उस हमारे माइंडसेट जो है वो उसको सपोर्ट ही नहीं करता कि यहाँ पे आप पैसा कमाएं, यहाँ पे आप ग्रो करें। तो अगर यहाँ पे लोग ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आईएमएफ का कर्जा, आपके दूसरे जो कर्जे हैं वो ऑटोमेटिकली उतरना शुरू हो जाएंगे। इवन अब तो बज़ाहिर ये नजर आता है कि जो आईएमएफ है या जो मुख्तलिफ इदारे हैं जो आपको पहले लोन्स दिया करते थे वो भी शायद थक चुके हैं, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम की अगर आप कंडीशंस देखें तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होकर बात करें तो वो कंडीशंस जो है वो कंडीशंस बुरी नहीं है। वो कंडीशंस तो यही कहती है ना कि आप अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकालें,
आप अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाइए। आपकी जो उनकी जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो आपको इस काबिल बनाने के लिए होती हैं कि आप उसको जो है मिसाल के तौर पे अब आपके यहाँ जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो अगर आपका कोई बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि इग्नोर्ड है, वहाँ पे कोई टैक्सेशन नहीं है, वो डिमांड करते हैं कि उसके ऊपर आप टैक्सेशन लेके आए, तो लेके आना चाहिए। आप जो टैक्स पे कर रहा है उसको आप दबाए जा रहे हैं, उस पर टैक्सेस की भरमार आप किए जा रहे हैं, नए नए टैक्सेस ऐड किए जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप इकोनॉमी की जो टैक्स बेस है आप उसको एनहांस करें, उसको एक्सपैंड करें। तो वो यही कहता है ना आपसे कि आप अपनी टैक्स बेस एक्सपेंड करें, वो आपसे यही कहता है कि आपके जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उसके अंदर आप कमी करें। तो अगर हम ये अपना माइंडसेट अपने दिल में बना लें कि हमने सिर्फ IMF को दिखाने के लिए नहीं या उनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, हमारे ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स थे, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हमारी इतनी थी, आप उसका टारगेट तो रखें। आज हमने उसकी जो स्पेंडिंग थी उसको 30% कम कर दिया, 40% कम कर दिया, हम उसको नीचे लेके आ गए। हमने अपनी जो इंडस्ट्री थी, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हमने इतनी बढ़ा दी, तो उससे इतनी मजीद एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के बाद क्या होगा, आपके जो सैलरीड क्लास है उसका टैक्स में भी इजाफा होगा, आपकी जो इंडस्ट्री की सेल्स हैं वो सेल्स बढ़ेंगी, बाइंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो आपकी इकोनॉमी का साइज ग्रो होगा, मजीद टैक्सेस की आपके पास भरमार होगी, तो अल्टीमेटली आपके पास टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा, ना कि ये कि आपका जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट टैक्स पेयर है उसके ऊपर आप बर्डन पे बर्डन ऐड बिकॉज हमारा हर साल यही बेसिकली एक डिबेट पॉइंट रहता है जब भी हमारा बजट भी आ रहा होता है कि भाई आप टैक्स नेट को बढ़ा दें, आप टैक्स रेशो उसी पे बढ़ाए जा रहे हैं। जो 1 रुपए दे रहा है आज टैक्स, उसको आप कहेंगे कल 3 रुपए दो, परसों 5 रुपए दो, अगले साल 6 रुपए दो। भाई जो दूसरा दे ही नहीं रहा उसको तो पूछे कोई, उसको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये तलहा आपकी तरफ वापस आती है। तलहा, हाउ डू यू सी दिस सिस्टम जो इतना ज्यादा, हम हर साल हम ये बात करते हैं जब बजट आता है, और इतने सालों से हम बात कर रहे हैं कि हर दफा बजट में, मिनी बजट में हर दफा यही गिला और यही शोर शराबा लगा होता है सारी एसोसिएशन से। अच्छा, मुझे वैसे एक चीज भी और वो करती है बहुत ज्यादा तंग, वो ये कि इतनी एसोसिएशंस बन गई है हमारे पास। आपकी एक एसोसिएशन है काइड, फिर वो काटी की एसोसिएशन है, फिर वो साइड भी है, फिर वो FPCCI भी है, वो KCCI भी है, फिर वो बिजनेस डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, पता नहीं कौन कौन सी फोरम्स भी हैं, ये भी है, वो भी है। उसके बावजूद हमारे ये इश्यूज सॉर्ट नहीं हो रहे, सॉल्व नहीं हो रहे। देखिए, जितनी ज़्यादा एसोसिएशंस बन रही हैं या जितनी ज़्यादा एसोसिएशंस हैं उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका देखें फ़ायदा ही है। इवेंचुअली आपको एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे ऐड करना है। जितनी भी ये इदारे हैं ये प्रेशर ग्रुप के तौर पे ऐड करते हैं। पहले जब ये इदारे कम होते थे तब शायद हुकूमतों पे कम दबाव था, कम प्रेशर था टू करेक्ट द पॉलिसीज़ या टू सॉर्ट ऑफ रिजॉल्व द रूट कॉजेज़। बट तो उस लिहाज से तो ये अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ फ़ायदेमंद ये है कि आपको पता है जितने ज़्यादा इदारे उतनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रिसर्च, उतना ज़्यादा तहकीक, क्योंकि मसाइल बहुत सारे हैं और उन पे तहकीक करने वाले या उन पे, क्योंकि आपको पता है ये हमारी भी एसोसिएशंस, हम वॉलंटरीली काम कर रहे होते हैं। हम प्राइमरीली वी आर बिजनेसमैन बट वॉलंटरीली वी कम एज अ ग्रुप एंड सॉर्ट ऑफ ट्राई एंड रिजॉल्व द इशूज। जो हमारा काम है नहीं, जो हुकूमत का काम है। तो ये हमारी जैसे एसोसिएशन है काटी की, काइट एसोसिएशन, हम भी मुख्तलिफ चीज़ों पे ऑब्जेक्टिव रिसर्च करते हैं एंड वी कम अप विद सॉल्यूशंस एंड वी एक्ट एज दैट एडिशनल ब्रेन फॉर द गवर्नमेंट कि जो अपना स्किल सेट कंबाइन करते हैं और लाते हैं। तो उस लिहाज से अच्छा है। बाकी ये देखें बात जैसे हमने जहाँ स्टार्ट की थी कि गवर्नमेंट या जो भी हमारा थिंक टैंक है उसकी जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी तब तक, और थिंक टैंक में कौन होता है? देखिए, थिंक टैंक में हुकूमत होती है, बिजनेसमैन होते हैं, ये बिजनेस एसोसिएशंस होती हैं, जो और इस तरह के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एसोसिएशंस होती हैं, वही थिंक टैंक होता है एक मुल्क का। अब मिसाल के तौर पे IPPs का इशू है। हमने बहुत साल पहले ये IPPs की चीज़ को इनिशिएट करा और हमने उसको सही तरीके से, क्योंकि तहकीक नहीं करा, उस पर डिबेट नहीं करी। शायद हो सकता है उस ज़माने में, जैसा आपने कहा, इतने इदारे हो ही नहीं, इतनी हमारी एसोसिएशन इफेक्टिव ही नहीं हो कि उस पर डिबेट होती और हम कहते कि हमारे लिए ये 10 साल बाद या 15 साल बाद एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन जाएगा, एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। तो अब बहरहाल वो जो गलती हुई उसका आज हम सॉर्ट ऑफ हर्जाना एक महंगे रेट्स के सूरत में दे रहे हैं। बट अगर आज हमारी ये सब सारा स्टेक होल्डर्स कम टुगेदर एंड डिबेट ऑन इशूज़, क्योंकि देखो आपको पता है एक इशू पे मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक किसी इशू का बहुत क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन हो, बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं। और सही सोल्यूशन तक पहुंचना
का प्रोसेस यही है कि आप उस पर डिबेट करें, उस पर ऑब्जेक्टिव रिसर्च हो। तो ये एक तो बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मुझे जब बात हो रही थी जहन में आई कि देखिए फिस्कल खसारे की बात होती है, सलीम भाई ने बहुत अच्छा कहा कि टैक्स नेट बढ़ाएं। मैं हमेशा एक चीज़ को कहता हूँ कि गवर्नमेंट के जो लॉसेज हैं, जो वेस्टेजेस हैं, जो लीकेजेस हैं, उनको ही वो कंट्रोल कर लें तो हमारे पे इतना टैक्स का बर्डन ही ना पड़े। हमारे SOEs, आपको पता है, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस अरबों रुपए का सालाना लॉस करते हैं। तो अब जो हमें एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आई वो ये कि PIA की निचकारी हुई और PIA को जो है एक पॉलिसी के तहत उसको प्राइवेटाइज किया गया और एक बहुत बड़ा जो हमारा सालाना लीकेज थी, जो वेस्टेज था फिस्कल स्पेस का, फिस्कल उसका, तो वो सॉर्ट ऑफ ख़त्म हुआ। तो इसी तरीके से अगर बाकी जितने स्टेट और इंटरप्राइजेज हैं, अगर हुकूमत तय कर ले कि यार हमने इनके सारे लॉसेस को जो है वो कर्टेल करना है, उनको प्राइवेटाइज करना है, बिजनेस चलाना हमारा काम नहीं है, तो जो ये टैक्सेस का प्रेशर आम आवाम पे, बिजनेसेस पे आता है, वो बहुत बड़ा हिस्सा तो उसका वहीं के थ्रू एड्रेस हो जाए। तो बस ये एक पॉइंट मैंने सोचा ऐड कर दूं। नहीं सही, आपने अच्छा पॉइंट ऐड किया। क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी अच्छी चल रही है एज कम्पेयर टू, कहते हैं कि जी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी जैसे उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम नहीं है बिजनेस चलाना, तो जो प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू चीजें हो रही होती हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, क्या उसको भी इंकरेज करना चाहिए? इसलिए देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी हमारे पास बहुत सारी सक्सेसफुल एग्जांपल्स मौजूद हैं। Okay. और पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान के अंदर भी मैं आपको कुछ इसकी मिसालें भी दूंगा। आपके जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की थरकोल का एक बहुत बड़ा आपका मंसूबा जो है वो जो कि एग्जीक्यूट हुआ, जो कि ऐसी चीज़ थी जो कि शायद ना हो पाती, लेकिन उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी आगे आया, उसके अंदर गवर्नमेंट ने पूरी सपोर्ट दी, पूरी फंडिंग की। तो हम देखते हैं कि आज वो एक रियलिटी है और इतना बड़ा एक आपकी जो कम कॉस्ट पे, लो कॉस्ट पे पावर प्रोडक्शन जो थी वो मुमकिन हो पाई। तो येस, इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल और थिंग। और इसके अंदर एक थोड़ी सी अप्रिसिएशन जहाँ पे हम बात करते हैं, तो हम अगर रियलिस्टिक होकर बात करें तो इस सेगमेंट में शायद गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत इस पर काम किया भी है और एक पॉजिटिव काम भी हुआ है। तो आप ये देखेंगे सिंध गवर्नमेंट की बहुत सारी कुछ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स थे वो थोड़े से मैच्योर हुए हैं। हमारी अपनी जो काइट जिसका आपने जिक्र किया, काइट DMC, बेसिकली इट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द सिंध गवर्नमेंट। तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स होते हैं वो सिंध गवर्नमेंट हमें इसके अंदर ग्रांट देती है। पिछले काफी अर्से से नहीं आया थी, लेकिन अब जो है वो एक ग्रांट अप्रूव हुई है और होपफुली वो आएगी। तो इंडस्ट्रियल एरिया पे आप देखिएगा कि डेवलपमेंट वर्क जो है वो बहुत बेहतर तरीके से होंगे। माजी में भी जो ग्रांट्स आई थी उसके अंदर जिस तरह इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलपमेंट हुई, तो आज आप देखते हैं कि आपका जो पानी का सीवरेज के इशूज़ हैं वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ग्रांट्स उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन जितनी ग्रांट आई उसके अंदर वो काम जो कि शायद गवर्नमेंट सेक्टर अगर जो है किसी एक बड़ी कॉस्ट के अंदर करती, तो वो एक काफ़ी लिमिटेड अमाउंट्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने उसको एग्जीक्यूट करके दिया। तो क्योंकि हम एक सोसाइटी है, हम एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में गवर्नमेंट भी है, उस इकोसिस्टम में इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, उसके अंदर जो नॉर्मल आवाम है हमारी वो भी है। तो हम सब मिलके अगर आगे आएंगे तो यकीनन ये एक सक्सेसफुल मॉडल होता है। और मैं समझता हूँ इसकी मिसालें हमारे पास जो है वो मौजूद है और हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से उसकी सक्सेस स्टोरीज हैं। राइट। अच्छा तला, मुझे ये बताइएगा कि ऐसी क्या फिल फॉर, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी 3 रिजर्वेशंस है आपकी और सजेशंस है जो आप हुकूमत को देना चाहें, जो पॉलिसी मेकर्स को देना चाहें कि भाई ये होना चाहिए, इसके बगैर नहीं चल सकता मामला, या ये मेजर चीज़ है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रबल में हैं? ठीक है, देखें सजेशंस तो बहुत सारी हैं, लातादार सजेशंस हैं, बट आई थिंक जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स जिस दिन हमारी बढ़ना शुरू हो गई उस दिन इस मुल्क के मेजॉरिटी मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने के देखें वेरियस तरीके हैं, वेरियस छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, इनको एड्रेस होने की ज़रूरत है। जो सबसे मेन चीज़ है वो है हमारे फॉरेन ऑफिसेज या जो हमारे फॉरेन मिशंस होते हैं जिनको हम कहते हैं कमर्शियल ऑफिसेज जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि उनकी इफ़ेक्टिवनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। वो उनके ऊपर हमारे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स हुकूमत अपने बजट से उन पर ख़र्च करती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहाँ के बायर्स को, वहाँ की पाकिस्तानी डायस्पोरा को, उनको एंगेज करना है, वो उसको एंगेज नहीं कर रहे हैं। या उसको हमें तो बहुत दफ़ा ये भी इशू आता है कि हम अगर उनसे एज बिजनेसमैन उनसे हेल्प मांगें और उनके एक बहुत बेसिक काम भी उनसे रिक्वेस्ट करें तो वो तक वो लोग करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो सबसे पहला तो आपका आई थिंक मेरा सजेशन ये होगा कि आप अपने फॉरेन जो आपके मिशंस हैं
जो आपके वहाँ पे कमर्शियल ऑफिसर जो भी बैठे हुए हैं, उनको आप असेस करना शुरू करें, उनकी KPIs बनाएं, उनके सॉर्ट ऑफ SOPs बनाएं, और वहाँ पे जो मेरिट बेस्ड लोग हैं सबसे पहले आप उनको सही करें, क्योंकि देखिए वही है, एक्सपोर्ट आपका मेन मसला है। सेकेंडली ऑब्वियसली जिस तरह ड्यूरिंग द प्रोग्राम मैंने कहा कि वेस्टेजेस वाली जो बात है, अपने जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के लॉसेज हैं उनको कर्टेल करें, प्राइवेटाइज करें, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करनी है। आई थिंक हमारे गवर्नमेंट के इदारों में टेक्नोलॉजी का यूसेज बढ़ता जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड, भले वो नादरा हो या ऑब्वियसली FBR वगैरह हो, तो लेकिन उसका अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है, जो अगर हो जाए तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो जाए, 10 लोगों का काम एक बंदा करना शुरू हो जाए तो उससे कॉस्ट बड़ी कर्टेल हो जाएंगी। तो ये एक दो मेरी सजेशंस हैं। एक लास्ट सजेशन आई थिंक वो ये होगी कि किसी भी मुल्क की ग्रोथ जो है उनके उसकी सॉर्ट ऑफ जुडिशल सिस्टम पे डिपेंड करती है। अस एज इन्वेस्टर्स और इवन बिजनेसमैन, हम क्या दो चीज़ें, या अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर को हम इंगेज करते हैं, वो क्या देखता है कि भाई हाउ सेफ एम आई इन वाइल इन्वेस्टिंग इन दिस कंट्री। तो अगर हम अपने जुडिशल सिस्टम को जो विच कंसर्न्स इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन, अगर हम उसको सॉर्ट ऑफ एड्रेस करना शुरू कर जाएं और उसको सॉर्ट ऑफ एड्रेस करें, तो डेफिनेटली उसका भी बहुत मेजर इम्पैक्ट हो सकता है ऑन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। राइट सलीम, आपकी तरफ आते। सलीम, व्हाट सजेशंस डू यू थिंक वी नीड टू गिव और वी नीड टू फिक्स फॉरन जो हुकूमत कर सके? आप क्या समझते हैं और आप चाहते हैं कि जी ये बातें हैं जिसके ऊपर ज़रूर उनको जो है ना फोकस करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और एक इम्पैक्ट लाने के लिए, तो वो इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर मुख्तलिफ मेजर्स लेने पड़ेंगे, थोड़े से कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, कुछ शायद पॉलिटिकली अनफेवरेबल डिसीजंस हों या अनपॉपुलर डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। आज की तारीख में आपकी जो इंडस्ट्री है वो आपकी एनर्जी कॉस्ट को क्रॉस सब्सिडाइज करती है आपके डोमेस्टिक सेक्टर के लिए। ये इंडस्ट्री इस चीज़ को अब सस्टेन नहीं कर पा रही है, इसको सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो ये जो क्रॉस सब्सिडी आपकी डोमेस्टिक सेक्टर को आपकी इंडस्ट्री की तरफ से दी जा रही है, अगर सब्सिडी देनी है तो सब्सिडीज होनी नहीं चाहिए, और अगर सब्सिडी देनी है तो आई थिंक ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली अपने रिसोर्सेज से करना चाहिए। ये एक एरिया था। इसके अलावा और बहुत सारे आपके एरियाज हैं जहाँ पे आप कॉस्ट कटिंग, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आप नीचे लेके आ सकते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लेके आना। नंबर 2, टैक्सेस के पूरे निज़ाम को आप रिव्यू करें, रीस्ट्रक्चर करें। आपको क्या ज़रूरत है कि आपके पास टैक्स कलेक्शन के लिए इतने सारे आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हों? क्या आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि आप अपनी जो बैंक ट्रांजेक्शन हैं उसके ऊपर अगर आप कोई फिक्स परसेंटेज कर दें, लोग पीपल विल बी हैप्पी। पे भी है वैसे तो टैक्स कट रहा था ट्रांजैक्शंस पे, वो अलग है। हाँ। उससे किसी तरीके से अगर आप उसको लिंक कर सकें। आज की तारीख में आपका नादरा का डेटाबेस और ये आपके सारे डेटाबेस इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अगर आप उसको डिजिटली कर लें, क्या जरूरत है कि हमारे पास जैसे ही हम एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, हम रिटर्न जमा कराएंगे, रिटर्न जमा कराते ही हमारे पास नोटिस आना शुरू हो जाएंगे FBR वालों के। जब FBR वालों के नोटिस आना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको पता है कि उसको मैनेज करना हो, किस तरीके से आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे ही आपके EOBI मिसाल के तौर पे है या एक एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट। अब ओल्ड एज बेनिफिट के लिए आपको एक कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री जमा कराती है और उस कंट्रीब्यूशन को जमा कराने के बाद फिर आपको पता है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो आना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने जो चंद एक महकमों के नाम दिए, ये एक सिंबॉलिक है। इस तरह से हर महकमे का आप उठा के देख लें, यही निज़ाम है। अगर आप उसको इंश्योरेंस से आप उसको वो कर दें कि आप इंश्योरेंस मैंडेटरी कर दें, फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, तो इस तरह के अगर आप कुछ मेजर्स ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिंप्लिसिटी ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी हो जाएगी और आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी नीचे आ जाएगी। जब एक साजगार माहौल मिलेगा इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी और चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगी। राइट, सो बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, हमारे साथ प्रोग्राम में अहमद शनाई साहब भी थे जो कि लेट हो गए हैं और अभी पहुंचे हैं, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि आज कराची में कितना ज़्यादा जो है वो इशू है ट्रैफिक का भी। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपका ज्वाइन करने का टाइम खत्म हो गया है, अब तो 5 मिनट रह गए हैं, लेकिन आपके होते हुए अब मैं चाहूँगी कि हम कुछ थोड़ा सा डिस्कस इसी हवाले से कर लें, क्योंकि हम तिलहा से और सलीम से तो बात कर चुके हैं मईशत के हवाले से। आपको पता है जो इस वक्त इंडिकेटर्स चल रहे हैं, अगेन IMF की बात हो रही है, आगे बजट भी अभी आने वाला है, तो आप कैसे समझते हैं कि जो नंबर्स हैं और जो मईशत जिस तरह से ट्रैक पर है, ये बेसिक सवाल यही है कि क्या वो दोनों चीज़ें आपको लगती हैं कि एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। IMF का प्रेशर अपनी जगह पर है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो अपने ट्रैक पे चलने की कोशिश कर रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये 2-3 अवामिल ऐसे हैं कि जिनके बगैर मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं कर सकती, जिसमें हम बेसिक इंटरेस्ट रेट की भी बात करते हैं, हम एनर्जी कॉस्ट की भी बात करते हैं और हम हाई टैक्सेशन की भी बात करते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिसको हमें बिल्कुल, जिसको कहते हैं थ्रेड बार, इस पर डिस्कशन भी हो और थ्रेड बार जो है वो उसको किस तरह कम किया जाए उस पर बात की जाए। क्रॉस सब्सिडीज़ जो है उसकी वजह से हमारी एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है। इसके बाद हमारा जो टैक्सेशन है उसका निज़ाम जो है वो नए टैक्स पेयर्स तलाश करके पुराने टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने की बात है, वो भी हमें करना चाहिए। और ज़ाहिर है फिर जो डिस्काउंट रेट की बात है वो भी आज हम एक्सपेक्टेड थे कि कम से कम सिंगल डिजिट में आ जाएगा, तो वो भी नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अगर बढ़ता रहेगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। रीजन में नहीं कॉम्पीट कर पा रहे ना, बिल्कुल नहीं कम्पीट कर पा रहे। आज बिजली 6-7 सेंट की है, हमारी 12-13 सेंट की बिजली है। आज इंटरेस्ट रेट देख लें तो सब जगह 5-6% है, हम 10.5% पे खड़े हुए हैं। इसी तरह हाईएस्ट टैक्सेशन रेट इस वक्त पाकिस्तान में है जो दुनिया के किसी भी ममालिक से ज़्यादा है। तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, किस तरह आगे बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात है कि हम स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे तो चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन लॉन्गर रन में जब GDP ग्रोथ की बात करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है वो सामने नज़र नहीं आती। आज भी हम बात कर रहे हैं कि जी 3.5-4% हमारी GDP ग्रोथ हो जाएगी, जो अगले 6 महीने में मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता इन हालात के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा, तो हम वेरी क्विकली पॉलिसी मेकर्स क्यों नहीं देख रहे हैं इन चीज़ों को? हमने तो आज प्रोग्राम का आगाज़ किया था 1947 से और पूरा हमने बैकग्राउंड दिया था कि कब नेशनलाइजेशन हुई, कब क्या हुआ, और बड़ा अच्छा इन्होंने भी डिस्कस किया। लेकिन आपसे, क्योंकि आप तो जाते थे पावर कॉरिडोर्स के साथ भी कनेक्टेड हैं, ये पॉलिसी मेकर्स के साथ भी आप कनेक्टेड हैं, आप तो हर जगह कनेक्टेड हैं, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा? सुनवाई क्यों नहीं है? पॉलिसी मेकर्स जो है वो एक कांस्टेंट पॉलिसी नहीं चलती हमारी। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि एक कांस्टेंट पॉलिसी हो जाए, लॉन्ग टर्म हो जाए, 5 साल 10 साल, जो हम कर नहीं पा रहे। हम जहाँ भी होता है वो ट्रबल शूटिंग कर जाते हैं कि इस वक्त सर्वाइव कर जाएं, फिर इसको चेंज कर लेंगे, और वो हो नहीं पाता। जब हम सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं तो वो फिर चलते रहते हैं, उनमें कमी नहीं आती, और यही वजह है कि आगे की ग्रोथ हमारी रुक जाती है। अगर कहीं ज़रूरत है मुल्क के लिए कुर्बानी देने की, टैक्स ज़्यादा देना है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना है, तो वो वक्ती तौर पर होना चाहिए, और वो आगे लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत उसको एट पार विथ रीजनल कंपिटिटर्स एंड एट पार विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाते। और क्विकली अगर आपसे कहा जाए कि 3 ऐसी चीजें जो आप देख रहे हैं इस वक्त के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं कम्युनिटी को, वो क्या है जिसको फौरन सॉर्ट करने की जरूरत है? देखिए, मैंने तीनों चीज़ों की बात की, जिसमें हमने इंटरेस्ट रेट की बात की, हमने आपके टैक्सेशन की बात की, और हमने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जिसमें पावर वगैरह सारी चीज़ें, इसकी बात की। यही 3 चीज़ें जो है वो तमाम मईशत का महवर है कि इसको हम ठीक कर लें तो हमारी मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया है। बहुत शुक्रिया सलीमुज़्ज़मान साहब आपका, अहमद शनाई साहब आपका, सैयद तलहाली, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज कोशिश की कि जी डिस्कस करें कि जो इस वक्त माशी सूरत हाल है और जो रियलिटी है वो किस तरफ जा रही है, मईशत किस तरफ जा रही है। कराची की बार बार बात हो रही है इन दिनों, क्योंकि कराची ठीक नहीं होकर दे रहा, कराची ठीक नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पर आता है अल्टीमेटली, क्योंकि कराची की ही ये बिजनेस कम्युनिटी है जो आपकी इस वक्त रीढ़ की हड्डी है। अगर आप उसको नहीं जो है वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देंगे, बिजनेस फ्रेंडली, तो फिर कैसे चलेगी मईशत और इकॉनमी। इसी के साथ जो अपनी मेज़बान से पाकिस्तान जिंदाबाद।